नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की। लेकिन रुकिए रुकिए, ये कोई बोरिंग क्लास नहीं होने वाली। हम इसे रटेंगे नहीं, बल्कि एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट की तरह समझेंगे, एक एक चीज को जोड़ते हुए। और इसी हौसले के साथ, है ना, इसी हौसले के साथ चलिए शुरू करते हैं संविधान को समझने का ये सफ़र। ये लाइनें खास तौर पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इस कह सकते हैं बड़ी सी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, 395 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स। मतलब ये नंबर देखकर ही तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और देखिए, घबराहट होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इस विशाल दस्तावेज पर, इस महाग्रंथ पर महारत हासिल करें तो करें कैसे? देखिए, जवाब रटने में तो बिल्कुल नहीं है। जवाब छिपा है स्मार्ट स्टडी में। हमें बस ये समझना है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरी व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम एक राष्ट्र का ब्लूप्रिंट बनाएंगे, मतलब उसकी नींव से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि नागरिकों की सुपर पावर्स क्या हैं, शासन के लिए क्या नियम कायदे हैं, मतलब रूल बुक, और फिर केंद्र सरकार की जो मशीनरी है वो कैसे काम करती है। और आखिर में हम देखेंगे कि इसमें अपडेट्स, फेलसिफ्स और भविष्य के लिए क्या तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, एक राष्ट्र का ब्लूप्रिंट, जिसे हम कहेंगे एक घर का निर्माण। देखिए, कोई भी देश बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन, मतलब उसका क्षेत्र और उसमें रहने वाले लोग, है ना? तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत राज्यों का एक संघ है। इसको ऐसे समझिए जैसे भारत एक बहुत बड़ा सा घर है और इसके जो अलग अलग कमरे हैं ना, वो हमारे राज्य हैं। बस यही है हमारे ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे जरूरी पन्ना। अच्छा, अब मान लीजिए इस घर में कुछ तोड़-फोड़ करनी हो, कुछ रेनोवेशन करना हो, मतलब किसी कमरे का नाम बदलना हो या उसकी दीवार थोड़ी इधर-उधर करनी हो, तो यहाँ काम आता है आर्टिकल 3। ये एक तरह से घर का रेनोवेशन क्लॉज है। और इसमें एक बहुत ही जरूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। पार्लियामेंट राज्य से पूछेगी जरूर, उनकी राय लेगी, लेकिन उस राय को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। फाइनल डिसीजन हमेशा पार्लियामेंट का ही होगा। तो चलिए, घर बन गया, उसके कमरे भी तय हो गए। अब सवाल उठता है कि इस घर में रहेगा कौन, मतलब यहाँ का नागरिक कौन होगा। यहीं पर सीन में आते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11, जो इंडियन सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता को डिफाइन करते हैं। तो घर तैयार, घर के सदस्य भी तय। अब बारी है इन सदस्यों को कुछ खास ताकतें देने की। और हमारे संविधान में इन ताकतों को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। ये हर नागरिक की अपनी सुपर पावर्स हैं। तो चलिए कुछ मेन सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं। आर्टिकल 14, कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 16, सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौका। आर्टिकल 17, छुआछूत का अंत। और ये एक एब्सोल्यूट राइट है, मतलब इसका कोई लेकिन, कोई अगर मगर नहीं है। और फिर आता है सबका बाप, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। लेकिन ये सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है, ये सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। पर सोचिए जरा, अगर कोई इन सुपर पावर्स को छीनने की कोशिश करे तो? सरकार ही अगर इन अधिकारों का हनन करे, तब क्या होगा? क्या हमारे पास कोई सेफ्टी नेट है? बिल्कुल है। और यही होती है हीरो वाली एंट्री, आर्टिकल 32 की। इसे आप संविधान का वारंटी कार्ड समझ लीजिए। मतलब अगर आपकी कोई भी सुपर पावर, कोई भी फंडामेंटल राइट काम नहीं कर रहा, तो आप ये वारंटी कार्ड लेकर सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये आर्टिकल इतना जरूरी क्यों है? ये बात खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कही थी। उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। सोचिए, हार्ट एंड सोल, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार वो सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाते और कुछ नहीं। चलिए, तो नागरिकों को उनकी सुपर पावर्स मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शासन चलाने की रूल बुक क्या कहती है। मतलब सरकार और नागरिक दोनों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। यहां पर ना दो बड़ी मजेदार चीजें हैं। एक तरफ है पार्ट 4, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP कहते हैं। ये समझिए सरकार की टू डू लिस्ट है कि आपको देश के लिए ये अच्छे काम करने हैं। और दूसरी तरफ है पार्ट 4A, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये नागरिकों के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि भाई अधिकार मिले हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ओके, अब आते हैं मेन मशीनरी पर, मतलब ये पूरा शो चलाता कौन है। यहां हम फोकस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पर, यानी प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और जुडिशरी। अब देखिए, पार्लियामेंट से जुड़े आर्टिकल्स याद रखने में अक्सर लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक है। बस एक नाम याद रखिए, सर ला। जी हाँ, सर ला। स से संसद, आर्टिकल 79, र से राज्यसभा, आर्टिकल 80 और ला से लोकसभा, आर्टिकल 81। 79,
80, 81, है ना एकदम आसान। अच्छा, अब एक और मजेदार पैटर्न देखते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स में। एक छोटा सा नंबर गेम है। देखिए, सेंटर में प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की पावर मिलती है आर्टिकल 123 से। ठीक, अब बस इन नंबर्स को थोड़ा सा घुमा दीजिए, 2 को आगे ले आइए, तो क्या बना? 213। और आर्टिकल 213 में यही पावर स्टेट में गवर्नर को मिलती है। कमाल है ना, 123 से 213। अच्छा, सरकार इतना सारा पैसा खर्च करती है तो इसका हिसाब किताब कौन रखता है? इसके लिए हमारे पास है आर्टिकल 148 के तहत CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीधे शब्दों में कहें तो ये देश के सबसे बड़े अकाउंटेंट हैं जो सरकार के हर एक पैसे का ऑडिट करते हैं। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। यहां हम देखेंगे कि हमारा संविधान मुश्किल हालातों जैसे इमरजेंसी या समय के साथ होने वाले बदलावों के लिए कितना तैयार है। तो संविधान में 3 तरह के फेल सेफ या कहें कि सेफ्टी वॉल्व दिए गए हैं। ये हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी या जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं उसके लिए, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। और शुक्र है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की नौबत हमारे देश में आज तक कभी नहीं आई है। और अब सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे जबरदस्त आर्टिकल, आर्टिकल 368। इसे आप संविधान का सॉफ्टवेयर अपडेट फीचर कह सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे फोन में समय समय पर अपडेट्स आते हैं ना, उसे बेहतर बनाने के लिए, वैसे ही ये आर्टिकल हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है जो वक्त के साथ खुद को अपडेट कर सकता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि सफलता का रास्ता आर्टिकल्स को रटने से नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम के लॉजिक को, इसके पीछे के तर्क को समझने से मिलेगा। जब आप क्यों और कैसे पूछना शुरू कर देंगे ना, तो सब कुछ अपने आप जुड़ता चला जाएगा। लेकिन जाने से पहले मैं एक बड़ा और गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। हमने सॉफ्टवेयर अपडेट फीचर की बात तो कर ली, पर क्या इस फीचर का इस्तेमाल करके संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, उसकी आत्मा को ही बदला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।